चलिए, तो अब हम लोग जन्म कुंडली के 11वें भाव के बारे में कुछ विचार करते हैं। 11वें भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। देखिए, 11वें भाव का जो सूक्ष्म नाम दिया गया वो दिया गया है लाभ या आय, इनकम और प्रॉफिट और गेन, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है ये कामनाओं का भाव है, हाउस ऑफ डिजायर। और हम लोगों ने जिस तरीके से भी दसम भाव के बारे में समझा कि ये जैसे 10वां भाव केंद्र का भाव है और 10वां भाव सबसे बली केंद्र का भाव है। क्योंकि ये सबसे आखिरी में आ रहा है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। इसी प्रकार से 11वां भाव क्या कहते हैं हम लोगों ने समझा था कि 3, 6, 10, 11 ये हमारे क्या है? उपचय भाव है। उपचय माने वृद्धि कारक। और तो 11वां भाव क्या है? तीसरे के बाद छठा, छठे के बाद 10वां, 10वें के बाद 11वां। तो ये 11वां भाव का सबसे बली उपचय भाव, हम्म सबसे आधा, सबसे अधिक प्रगति देने वाला। तो ये हमारी आय की बात करता, इनकम की बात करता है। अब इनकम की बात करना तो बड़ा स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि दसम भाव हमारी कर्म का है, ऑल काइंड्स ऑफ कर्म, या मेनली आजीविका का है, प्रोफेशन का है। उस प्रोफेशन से हमें सैलरी के रूप में या नेट प्रॉफिट के रूप में, टोटल गेन के रूप में हमको मंथली, डेली, वीकली, एनुअली हमको कुछ ना कुछ गेन जो है मिल हमें प्राप्तियां होती हैं। तो ये 11th हाउस ये बताएगा कि हमारी प्राप्तियां कितनी हैं, कम है, ज्यादा है, अकूत है, या बिल्कुल खाने भर की भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, तो इनकम कितनी हमें इनकम हो रही। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस जो है बहुत चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपकी पोस्ट जो है बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब आजकल जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बता तो दिया वहां जो है उन्होंने प्रोफेसर हो मिलता है 20,000 रुपया। हमने लखनऊ में देखा यहाँ एक दो लोगों को, कई लोगों के यहाँ। तो नाम तो आपका है कि भाई वहाँ बड़े भारी टीचर हैं, डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और मिल रहा है 25,000, 20,000। तो ये चीजें जो है ना, ये कौन बताएगा? 11th हाउस बताएगा। तो आय, ऑल काइंड्स ऑफ गेन, लाभ। अब ये जो है, जब गेन की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं है, मतलब इकोनॉमिक गेन या फाइनेंशियल गेन ही नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ गेन, ऑल काइंड्स ऑफ गेन में जैसे हम लोगों ने अभी समझा, जब पुरस्कार मिलना, जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि जैसे आपके लिए, जैसे पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न आदि के लिए जब आपका नाम क्या कहते हैं सूचित किया जाता है, तो दसम भाव मिलता है, दसम भाव एक्टिवेट होता है। और जिस दिन ये पुरस्कार और पुरस्कार से संबंधित राशि जब आपको हाथ में मिल जाती है, तब उसे कहते हैं गेन, हमें मिल गया है। तब वो 11th हाउस मिलता है। अब जैसे कोई बच्चा जो है, किसी ने यूपी टॉप किया, या, है ना, या यूनिवर्सिटी टॉप किया, जब टॉप कर रहा है तब वो 10th हाउस में उसका मान सम्मान बढ़ रहा है। और जब उसको जो है कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको ट्रॉफी मिल रही है, उसको मेडल मिल रहा है, तब वो 11th हाउस काम कर रहा है। तो 11th हाउस में क्या आ गया? गेन, मेडल का गेन, ट्रॉफी का गेन, स्कॉलरशिप का गेन, हमें जो है भारत रत्न सम्मान का गेन, साहित्य सम्मान का गेन, जो जितने प्रकार के ये प्रमाण पत्र या इनके साथ जो क्या कहते हैं नकद धन राशि या कुछ भी मिलता है, तो ये सब क्या है? हमें फाइनेंशियल तो होता ही होता है। और भी कहीं कहीं फाइनेंशियल नहीं मिल रहा, खाली आपको जो सर्टिफिकेट मिल गया, तो भी 11th हाउस आएगा। ठीक है। अब आप क्या है कि जैसे आप जो है मुकदमा जीत गए, है ना, तो छठा भाव मुकदमे का, छठे से छठा क्या है? वो भी इसी का भाव था, मुकदमा जीतना। तो आपका मुकदमा जीतना भी आपके लिए गेन है, उपलब्धि है, मुकदमा जीतना। आप मुकदमा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो मुकदमा जीतने की बात भी यहीं से आएगी। ठीक है। आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, भाई 10वां 11वां भाव काम कर रहा है, तो आप चुनाव जीतेंगे भी, मान सम्मान भी मिलेगा, आप मंत्री भी बनेंगे। हम्म
अब बीमारी से ठीक होना, ये भी तो गेन है। आपके खर्च, आप अस्पताल से बाहर आ गए, 12वां भाव अस्पताल का है, 12वें से 12वां जो है 11वां भाव कहलाता है। ये हम लोग आगे समझेंगे इस चीज को। तो बीमारी का भाग जाना, बीमारी का व्यय हो जाना। भाई 12वां भाव काहे का? अस्पताल का है। ठीक है। छठा भाव रोग का है। छठे से सीधे कौन सा सामने आता है? 12वां भाव आता है। हम लोग जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। अब किसी भी भाव से 12वां भाव उसका व्यय होता है। तो अगर हम लोग 12वें से भी 12वां गिनना शुरू करें तो हमारा कौन सा भाव आएगा? 12, एक, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी 12वें का 12वां भाव ठीक उसके पीछे वाला 11वां भाव आ जाता है। तो 12वां यानी अस्पताल, जेल, है ना, इनका व्यय हो गया, ये खत्म हो गए। तो हमारी मुक्ति हो गई, हम ठीक हो गए। तो एकादश भाव से क्या है? जेल से छूटना, अस्पताल से छूटना, बीमारी से ठीक हो जाना, है ना। ये सब भी जो है 11वें भाव से ही देखा जाएगा। तो जो ऑल काइंड्स ऑफ गेन की जो बात आ रही है, तो एनी काइंड्स ऑफ गेन, जहां से भी हमको कुछ मिल रहा है, हम अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, वृद्धि में जा रहे हैं, भाई बीमारी से ठीक हुए, हम काम करेंगे, वृद्धि मिले, जेल से छूटे, हमें वृद्धि हमारी हो गई, है ना। मुकदमा जीते, हमारी झंझट छूटे, हम आगे काम करेंगे। पुरस्कार मिला, हम सम्मानित हुए, हम आगे काम करेंगे, है ना, प्रोत्साहित हुए। यही हमारे गेन है। तो जितने भी प्रकार के गेन होते हैं, परिश्रम से मेहनत की, उसका हमें शाम को मेहनताना मिला, वो तो खैर हो ही गया। और क्या, जैसे बहुत से लोग देखे हैं कि मूलधन का ब्याज, आपने किसी को पैसा दिया तो ब्याज उसकी क्या एक रेगुलर इनकम हो गई। ठीक है। तो जो ब्याज है वो भी 11th हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि रेगुलर इनकम आ रही है वो। और जब आपको वो पैसा कब वापस मिलेगा, उसका देखने का दूसरा भाव है ना, वो भी कब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, तो 11th हाउस उसको ही बताएगा। तो मूलधन का रेगुलर ब्याज मिलना, वो भी 11th हाउस है। और कब हमें उधार दिया गया पैसा वापस मिलेगा, वो भी हमारा 11th हाउस है। ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि लाभ हमको किस किस प्रकार से मिलते हैं। बहुत से क्षेत्र उसके हो सकते हैं। ठीक है। अचानक धन मिल जाना, वो अष्टम भाव है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का नहीं है। पड़ा हुआ था कहीं जाते जवाते, एक बैग आपको मिल गया अचानक, वो दूसरे का कमाया हुआ पैसा था, आपने उसमें कोई मेहनत नहीं की है। तो वो पैसा मिल जाना, जैसे लॉटरी का पैसा मिल जाना, उसके लिए आपने कोई मेहनत तो की नहीं है ना। वो अष्टम भाव से आता है। एकादश भाव से कौन सा हमें लाभ मिलता है? जिसको हम लोग मेहनत से, कर्म के बाद, है ना भाई। जैसे हमारी लग्न से दूसरा भाव क्या था? हमारे पोषण का भाव है ना। तो इसी तरीके से कर्म से दूसरा भाव क्या? कर्म को पोषित करेगा, कर्म का एकत्र किया हुआ धन। ठीक है। तो जो मेहनत से जो हमें पैसा मिलता है, वो हमें मिलता है एकादश भाव से। अष्टम भाव से कौन? अचानक का लॉटरी का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, है ना, जीपीएफ का पैसा। हम्म और कोई पड़ा हुआ पैसा मिल जाना है, पिताजी ने कहीं इन्वेस्ट किया था, वो पैसा मिल जाना, हमने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, वो अष्टम भाव से देखा जाएगा। अब ये लाभ कम होगा या ज्यादा होगा, आसानी से होगा या कठिनाई से होगा, हम्म ये सब भी देखा जाए। ग्रहों की स्थितियां बताएंगी यहाँ पर। मान लीजिए कोई शत्रु राशि का ग्रह बैठा हुआ है ना। अब सूर्य बैठे हुए हैं, नीच के हो गए यहाँ पर तुला राशि में। तो भाई राजा से या सरकार से हमें जो प्राप्तियां होनी है, वो थोड़ा परेशानी से होंगी, है ना। हम मुकदमा मुश्किल से जीतेंगे। ठीक है। शनि महाराज बैठे हैं, और यही सूर्य अगर उच्च राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, सिंह राशि में है, तो हमको आसानी से मुकदमा जीत जाएंगे, है ना। हमें सरकार से आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। सरकार हमारे जो हमारे ड्यूज है वो आसानी से दे देगी। ठीक है। तो ये चीजें जो है सारी, हम लोग यहीं से 11th हाउस से ही देखते हैं। अब इसको जो है कामनाओं का भाव भी कहा गया है। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोगों ने चार जो है त्रिकोण पढ़े हैं। एक होता है धर्म त्रिकोण, जिसमें 1, 5, 9 नंबर की राशियां आती हैं, और 1, 5, 9 नंबर के भाव आते हैं। हम्म
एक होता है अर्थ त्रिकोण, जिसमें 2 6 10 भाव नंबर की राशियां, 2 6 नंबर के भाव आते हैं। दूसरा छठा 10वां हम लोगों ने पढ़ा था। ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व माने अर्थतंत्र, रुपया पैसा। 3 7 11, 2 6 10 को हम लोग अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 3 7 11 को हम लोग काम त्रिकोण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए सप्तम भाव क्या, भोग का भाव जो लग्न से 7वां है, वहां शुक्र है। शुक्र भोग के कारक है, वहां हमारा जीवन साथी है। थर्ड हाउस भी हमारा जो है वो पराक्रम के साथ साथ जो है भोग के लिए हम पराक्रम करते हैं। हम्म और एकादश भाव भी हमारी क्या कहते हैं, भोग की प्राप्तियों का एक तरीके से होता है। तो ये इसको आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे जब राशियों को समझने लगेंगे। तो 3 7 11 को हमारा काम भाव कहा गया। काम डज नॉट मीन ओनली सेक्सुअल प्लीजर। काम माने कामनाएं, आकांक्षाएं, आकांक्षा इच्छा, महत्वाकांक्षा, है ना। तो जितनी हमारी महत्वाकांक्षा जो है, हमारी आकांक्षा, हमारी डिजायर कितनी होगी, डिजायर फुलफिल होगी कि नहीं होगी, इसको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस भी कहते हैं, है ना। तो हमारी आकांक्षाएं, कामनाएं, है ना, और ये इच्छाएं, अभिलाषा, ये हमारी पूरी होंगी कि नहीं पूरी, है 11th हाउस बनेगा। भाई हम मुकदमा जीतेंगे नहीं जीते, हमारी अभिलाषा है, हमारी कामना है। हमारी कामना है हम ठीक हो जाए, हमारी कामना है हमको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमारी कामना है हमको ये मतलब मेडल या पद सम्मान मिल जाए। इसकी कौन बताएगा? 11th हाउस बताए, क्योंकि गेन का हाउस है वह। ठीक है। हमारी सिद्धि, हम ये अ, इस काम में हमारी सिद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या हम जो तपस्या करें उसकी सिद्धि हमको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। 8वां भाव तपस्या का भाव कहा गया है। हम्म और 8वें से अगर हम लोग गिनना शुरू करें 11वें तक, तो 8 9 10 11, 11वां भाव क्या होगा? 8वें से चौथा भाव है। चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव होता है। हम्म तो तपस्या या समाधि का सुख क्या है? जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो इसे सिद्धि प्राप्त का भाव भी कहते हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, आनंद, प्लीजर, कामनाएं क्या है? भाई हमारी कोई कामना या महत्वाकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा पूरी हो जाती है तो हमें आनंद प्राप्त होता है। तो ये आनंद का भाव भी कहलाते हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें इसमें आती हैं। अब क्या है, ये 10वें से दूसरा भाव है। तो 10वां भाव क्या होता है? हमारे एम्प्लॉयर का भी होता है, हमारे बॉस का भी होता है। तो बॉस की धन स्थित, बॉस के पास कितना धन है, या जिसकी जिस फैक्ट्री में हम या जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी एकादश भाव बताता है। क्यों? क्योंकि किसी भी भाव से दूसरा भाव को धन भाव हम लोग कहते हैं। कौन सा धन? जो हमारा एकत्र किया हुआ धन है। तो ऐसे एकादश भाव जो है वो चूंकि 10वें से दूसरा है, तो हमारे एम्प्लॉयर का, हमारा जो व्यापार है या हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी आर्थिक स्थिति का बताता है। भाई अगर ये भाव अच्छा है, इसका मतलब हमारे एम्प्लॉयर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, और जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तभी हमें गेन हो रहा है। ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो हम लोगों ने भाव से भाव को जोड़ना बताया। अब क्या है कि एक और इसको नाम दिया गया है 11वें भाव को, इसको बड़े भाई का भाव कहते हैं। बड़े भाई के बड़े भाई बहन, थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन का था, 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन का भाव है। अब यहाँ बड़े भाई बहन को ही ना लेकर के हम इसको कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। यानी ऐसे जो तमाम बड़े लोग जो हमें बड़े भाई या भाई बहन जैसा स्नेह देते हैं, उन उन जैसे हमारे जो हितैषी हैं, कोई हमारे सीनियर फ्रेंड, कोई फ्रेंड है जो हमसे उम्र में बड़े हैं, और हमको बड़े भाई जैसा स्नेह देते हैं, उन्हीं जैसा हमारा हितों का ख्याल रखते हैं, तो वो भी इसी से देखे जाएंगे। जो हमारे हमजोली के मित्र हैं वो हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। क्योंकि वहां क्या है ना, जो थोड़ा बहुत जो है तना तनी और मन मुटाव चलता रहता है, वो पराक्रम का भाव है। ठीक है। लेकिन जो हमारे हितैषी होते हैं उनसे हमारी कोई मन मुटाव, तना तनी नहीं होती है। तो ये जो हाउस ऑफ एल्डर्स जो है वो सब इससे देखे जाते हैं, जो भी हमारा हित कर सके। ठीक है। इसको समूह का भाव भी कहते हैं, हाउस ऑफ ग्रुप्स भी कहते हैं, एनजीओज। मतलब जैसे अब बड़ी भारी मित्र, आपकी मित्र मंडली कितनी बड़ी होगी, आपके मित्र कितने होंगे, आपका ग्रुप छोटा होगा कि बड़ा होगा, है ना।
ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस अगर बली है तो आपकी मित्र मंडली बहुत है। आजकल क्या हो गया, आजकल देखा जा रहा है कि आप कितने जो है फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप कितने बड़े ग्रुप का आप संचालन कर रहे हैं, उसमें कितने मेंबर जुड़े हुए हैं। या नेटवर्क कनेक्टिविटी, आप नेटवर्क से कितने लोगों से कनेक्ट हैं, वहां आपका कितना बड़ा ग्रुप है। तो ग्रुप, एनजीओ, समूह, है ना, हमारे हितैषी, बड़े भाई बहन, एल्डर्स, जब हम रिलेटिव्स की बात, ये सारे लोग भी यहाँ से देखे जाएंगे। आपका 11th हाउस अच्छा है तो आपके बड़े भाई से, बड़ी बहन से आपको अच्छी मदद मिलेगी, है ना। आपके जो सीनियर फ्रेंड्स होंगे उनसे भी आपको अच्छी मदद मिलेगी, वो ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे। ये सारी चीजें जो है यहाँ से देखी जाती हैं, है ना। और मतलब मित्र कह लिया, ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। और क्या देखा जाता है, हाँ, एक चीज और आती है जिसको एक दिन कश्यप साहब ने कहा था, बाधक स्थान, हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। वो थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि 11th हाउस को हम लोग पढ़ रहे हैं तो 11th हाउस सबसे पहला बाधक स्थान है। बाधक स्थान तीन तरह के होते हैं। जैसे लग्न में अगर चर राशि हो, मतलब 1, 4, 7, 10 की अगर, या मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, तुला लग्न हो या मकर लग्न हो, तो इन लग्नों के लिए जो 11th हाउस होगा वो बाधक भाव होता है। स्थिर लग्नों के लिए 9th हाउस बाधक भाव होता है, और द्विस्वभावी लग्नों के लिए 7th हाउस बाधक भाव होता है। तो बाधक भाव को हम लोग बाद में समझेंगे। बाधक भाव का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स देना, है ना, बाधाएं उत्पन्न करना। तो ये बाधाएं सामान्यतः क्या होता है, जब हम लोग काम में बहुत बिजी होते हैं, ज्यादा काम करते हैं। क्यों ज्यादा काम करते हैं, हमारे गेन ज्यादा हो, है ना, हमारे मान सम्मान हमारा बहुत ज्यादा हो, तो हम बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, और हमें क्या, कई लोगों से सामना सामना भी करना पड़ता है। तो हमारी सेहत के रूप में और हमारे जो है बदनामी या बाधाओं के रूप में जो है, ये बाधक भाव भी काम करता है। हमें ज्यादा मेहनत की, हमारी सेहत खराब हो गई तो बाधक हो गया हमारे लिए। हम कोई बड़ा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें 10 लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा, उनका विरोध झेलना पड़ेगा, वो हमारे लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से बाधा भाव काम करता है, बाधक भाव। ये कोई विशेष चीज नहीं थी। हम्म तो ये था एकादश भाव के बारे में। अब हम इसको अगर थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में समझें तो इस तरह समझिए, खाली हम लोग जैसे 9वें भाव से हम लोग पिता का विचार करते हैं, ठीक है। और तीसरा भाव क्या है, सॉरी, 11वां भाव 9वें भाव से तीसरा भाव है। पहला भाव 9 नंबर, दूसरा भाव 10 नंबर, तीसरा भाव 11 नंबर। तो तीसरा भाव क्या हुआ, सॉरी, 11वां भाव क्या है, पिताजी के भाव से तीसरा भाव। और तीसरा भाव भाव काहे के लिए होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है, यानी पिताजी के छोटे भाई बहन। पिताजी के छोटे भाई बहन मतलब हमारे चाचा और हमारी बुआ। तो हमारे चाचा और बुआ को कहाँ से देखेंगे, 11th हाउस से देखेंगे, क्योंकि वो पिताजी के छोटे भाई हैं। और तीसरा हाउस क्या है, छोटी मोटी यात्राओं का है। अब हो सकता है तो 11th हाउस क्या हुआ, हमारे पिताजी के लिए छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। तो पिताजी छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं और हमारे लिए वो लाभ भाव है, तो उनसे हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। और क्या है, तीसरा भाव मतलब कम्युनिकेशन का है, पत्राचार का है, लेटर राइटिंग का है, करस्पॉन्डेंस का है। तो पिताजी कोई करस्पॉन्डेंस करते हैं, कुछ लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो जब पिताजी कम्युनिकेट करते हैं, करस्पॉन्डेंस करते हैं, लिखते हैं, तो उनके लिए तो तीसरा भाव एक्टिवेट होता है, और हमारे लिए 11th होता है। भले उनके लिखने पढ़ने से या उनके करस्पॉन्डेंस करने से, उनको कम्युनिकेट करने से, उनकी मैसेजिंग से हमको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और कैसे देख लिया कि अब हम लोग जैसे देखें कि 9वें भाव को हम लोग पिता के भाव से गिना,
अब नवे भाव सॉरी एकादश भाव को उन्होंने पिता के भाव से गिना। अगर हम लोग 11th हाउस को माता के भाव से गिने, माता माने चौथे भाव से गिने, तो चौथे भाव से हम लोग गिनते हुए चलते हैं तो हमें कौन सा मिलता है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, आठवां, 8 नंबर मिलता है हमको। तो 11वां भाव क्या है? माता के भाव से 8वां भाव है। 8वां भाव माने आयु का भाव, मृत्यु, माता की मृत्यु, माता की आयु। तो 8वें भाव, एक हमें गेन मिल रहा है और माता को कष्ट हो रहा है, माता की आयु हो रही है, पूरी हो रही। तो इस तरीके से हम लोग 8वें भाव सॉरी एकादश भाव को देखते हैं, चौथे से 8वां हो गया। ठीक है। अब ये भी जैसे ग्रहों की बात अगर हम लोग करें तो ये देखा जाएगा कि बहुत से हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स को ये देखा कि वो 10वें भाव से ज्यादा 11वें भाव पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि 11वां भाव क्या है? लाभ का भाव है, गेन का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है। तो ये मानना है कि हमको गेन कौन दे रहा है, गेन कितना होगा। कभी कभी ये होता है हम लोग काम कुछ करते हैं और गेन हमें कहीं और से होता है। हम्म काम तो हम लोग बच चुके, एक काम करना है तो कर रहे हैं। तो 10वें भाव में जो ग्रह बैठता है वह हमारे लाभ को प्रभावित करता है। या तो लाभ अच्छा देगा या खराब करेगा, कठिनता से देगा। तो 10वें भाव को हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ग्रह जो वहां बैठ करके हमको लाभ को प्रभावित कर रहा है। अगर ग्रह जो है अपनी अच्छी राशियों में है, अच्छी मतलब मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में है, तो वो हमारे लाभ को प्रभावित, अच्छी तरह प्रभावित करेगा। हमारे लाभ को आसानी से होने देगा, ज्यादा मात्रा में होने देगा। और अगर कोई शत्रु राशि में बैठा है तो हमारे लाभ में कठिनाई प्राप्त होगी। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है वो किसी न किसी वस्तु या काम को डिनोट करता है। तो वहां बैठे हुए ग्रह अपने गुण स्वरूप स्वभाव यानी किन वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे रिलेटेड जो वस्तुएं, स्थान, प्रोफेशन होते हैं उससे हमको लाभ दिलाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रहों के बारे से हमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मात्रा में लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये एकादश भाव के लिए सामान्य सी परिचर्चा थी। इसमें कोई बहुत विशेष चीज नहीं है। जो कुछ भी हम लोग जो है, हमें जो कुछ भी प्राप्त होना होता है, ये होगा कि नहीं होगा, आसानी से होगा कि कठिनाई से होगा, ये हम लोग एकादश भाव से देख